नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सभी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि टीआरई 4 की प्रक्रिया मई में शुरू हो जाएगी और एस्टेट और बीटेट का क्या होगा। वैसे विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि 23-25 वालों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की जो बात की जा रही है उसकी बहाली कैसे होगी। क्या उसके लिए कुछ अलग नियम बनेंगे या बीटेट आयोजित करना पड़ेगा या सीटेट टीआरई 4 से पहले एस्टेट लिया जाएगा। क्योंकि सीटेट विद्यार्थी तो पास है, लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेट बहुत जरूरी है। और एस्टेट को लेकर कोर्ट वाला अपडेट भी आप सर का सुने, तो इसके बाद क्या कुछ है शशि शरण सर से जाने। सर का स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। उस दिन कोर्ट का अपडेट अप्रैल में आने वाला है। अब जो आए जैसे हो, जो आगे प्रक्रिया हो, लेकिन विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि आखिरकार कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कैसी होगी। 6 to 8 में क्या कुछ किया जाएगा 26,000 के लिए, जब बीटेट होगा ही नहीं तब क्या होगा। देखिए, अब ये 26,000 का जो आंकड़ा है आधिकारिक रूप से अभी तो नहीं आया, लेकिन फिर भी ये तो तय है कि जब इतने शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के अंदर में की जा रही है तो ये तय है कि कंप्यूटर शिक्षक भी की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि हर स्कूल में कम से कम एक ना एक कंप्यूटर टीचर होना चाहिए जो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देगा, क्योंकि बिना कंप्यूटर अब कुछ चल नहीं रहा है। यहां तक कि विधानसभा जब ऑनलाइन हो गया, विधानसभा में हमारे माननीय मंत्री लोग भी टैब पर सवाल पूछ रहे हैं, पेपरलेस कर दिया गया उसको भी। तो हर जगह टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बच्चों को भी हक है और बिहार सरकार इसके लिए सोच भी रही होगी। तो मेरा ये मानना है, जो मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि आप कब बताएंगे कि बहाली कंप्यूटर टीचर का दे रहे हैं। जैसे ये बच्चे जान गए कि टीआरई 4 आ रहा है, लोग जान गए कि 80,000 से ज्यादा आएगा, 1 लाख आएगा, जो भी है बात है। लेकिन ये जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं ये परेशान है, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, कभी 26,000 आएगा तो कितना आएगा। नंबर 1 ये बात। दूसरा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा। अब आप कहेंगे सर ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, एक पीजी डिप्लोमा वाली डिग्री है वो वैलिड होगी कि नहीं होगी। लोग धड़ल्ले से वो डिग्रियां बिक रही हैं। तो इसके अलावा दूसरी बात होगी कि एस्टेट जरूरी होगा, एस्टेट जरूरी नहीं होगा, क्या करना है ये सरकार बताएगी ना। कब बताया जाएगा, जब अंतिम समय ब्याह के दिन कोहरा रोपाएगा। सर एस्टेट पर तो कोर्ट भी अपडेट दिया है, इन लोगों से जवाब मांगा है, लेकिन बीटेट वाला 15 से 20 साल चले जाते हैं, बीटेट आयोजित नहीं होता है। जबकि बोला गया कि जब भी बड़ी वैकेंसी दिया जाएगा, शिक्षक भर्ती किया जाएगा, तो एस्टेट और बीटेट आयोजित किया जाएगा, लेकिन कोई चर्चा नहीं। अब देखिए क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि अगर आपने कहा है तो इस पर विचार होना चाहिए। और बीटेट कराने में अगर कोई समस्या है तो बताइए कि हाँ समस्या है, नहीं तो करा लेने में क्या जा रहा है। आप देखिए ना, एस्टेट की परीक्षा, इतने बच्चे परेशान है, आप सोचिए इतने बच्चे परेशान है। आप हमको बताइए कि एस्टेट की परीक्षा से आसान बिहार में और कोई परीक्षा हो पाती है? आसान इन द सेंस क्या है कि आसानी से परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, चाहे तो एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और आया भी है बहुत जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आ गया था, आपको अगर याद होगा तो वैसी परिस्थिति के अंदर में दोबारा एक बार एस्टेट करा लिया जाए। अगर बीटेट की आवश्यकता दिख रही है तो बीटेट करा लीजिए। बहुत सारे बच्चे सीटेट नहीं पास कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे सीटेट की कठिनाई को पार नहीं कर पाते हैं, तो पात्रता परीक्षा है। तो अगर सीटेट और मतलब बीटेट और एस्टेट कराना है तो उसकी तिथि कब जारी की जाएगी बताइए। ये भाई तिथि भी तो जारी होनी चाहिए। बच्चा का माइंड मेकअप भी तो करना होता है कि हमें पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है। ठीक है, बिहार बेस्ट है, बिहार सरकार सबसे बढ़िया है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर तय सीमा से पहले लोगों को पता चल जाएगा तो बच्चे अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। जब बच्चे अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में बिहार को एक अच्छे शिक्षक मिलेंगे। सर जिस तरीका से कोर्ट ने संज्ञान लिया, शिक्षा विभाग हो या बीएसईबी बोर्ड हो, सबसे पूछा गया, विद्यार्थी जाके एप्लीकेशन भी दिए, सब कुछ लिए, क्या उम्मीद बन रहा है स्टेट का? देखिए एस्टेट होना चाहिए बॉस, मतलब एक लाइन में आप हमसे पूछिएगा तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पूछिए? क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जितने भी बच्चे 22-24 में पास हुए हैं उनमें से एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए एस्टेट परीक्षा में। अब आप कहेंगे सर एक बार तो फॉर्म निकल गया था तो उसमें 24 वाला भर पाया था क्या? नहीं भर पाया था। अभी कौन सा साल चल रहा है? 25 चल रहा है। 25 चल रहा है, तो जो 24 में बच्चा पास किया वो क्या करेगा भाई? क्या करेगा? तो यू कैन नॉट डिप्राइव द अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स हु हैड पास्ड द बीएड एग्जाम्स। सर ये तो बात सही है, लेकिन जो इस बार, चूंकि आवेदन इस बार होगा, 25 में होगा, मई से प्रक्रिया शुरू होगा, जो इस बार विद्यार्थी हैं 23-25 वाले, उनके लिए क्या कुछ होगा? सर एक प्रश्न ये है, क्योंकि इसलिए प्रश्न है, सीटेट में दिया जाता है तो अपेयरिंग वाले भी आवेदन करते हैं, लेकिन वहीं एस्टेट नौकरी नहीं है, फिर भी इसमें क्यों नहीं लिया जाता? अगर लिया जाता उस बार तो 22-24 वाले विद्यार्थी तो दे दिए रहते, उनके साथ अन्याय हो गया, तो इस बार फिर 23-25 वाले के साथ अन्याय हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। मेरा ये कहना है कि जब सीटेट के अंदर में प्रावधान है कि आप भले डीएलएड आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ है फिर भी आप पेपर 1 दे सकते हैं, एडमिशन केवल हो गया, ठीक है, एडमिशन हो गया आप दे सकते हैं। तो मुझे ये कहना है कि जब सीटेट पात्रता परीक्षा है तो क्यों ना एस्टेट जब पात्रता परीक्षा है तो क्यों ना एस्टेट में भी कर दिया जाता है कि आप भैया अगर आप पीजी में नाम लिखवा लिए हैं तो आप एस्टेट PP2 दे सकते हैं, आप ग्रेजुएशन में है तो आप एस्टेट पेपर 1 अगर देना चाहते हैं 9-10 के लिए तो आप दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब सीटेट में हो रहा है ना, केंद्र सरकार कर रही है ना, पूरे भारत में लागू है ना, तो जब पूरे भारत में ये लागू हो सकता है तो बिहार में भी इसको लागू करने में क्या समस्या है? मुझे ये लगता है कि ये बात अभी तक उन तक पहुंची नहीं होगी या उन्होंने विचार नहीं किया होगा। ठीक है, अगर ये बात उन तक पहुंच जाएगी
बिहार में भी हो जाएगा। सर एक प्रश्न और है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, अभी टीआरई 4 की चर्चा हो रही है कि मई से शुरुआत करेंगे, मई से आवेदन लेंगे। अब वो मिड में लेंगे कि कब लेंगे, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जब आप आवेदन लेंगे, नौकरी तब दिया जाता है, रिजल्ट बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, जब उनके पास वेरिफिकेशन होता है तो कागजात देखा जाता है। उन विद्यार्थी का क्या कसूर है? यदि इस बार चुनाव है, वैकेंसी लगातार दिया जा रहा है, ये बात आप भी जानते हैं कि जब जब चुनाव होता है वैकेंसी की रफ्तार भी बढ़ा दी जाती है। तो अगर 23-25 वाले वंचित रह जाते हैं टीआरई 4 से, तो उनका सुध कौन लेगा? देखिए 23-25 वाले में दो मसले हैं। देखिए मेरे से ज्यादा 23-25 पे कोई बोला नहीं है। ये आप कमेंट बॉक्स में भी बच्चों से पूछ लीजिएगा कि अगर 23-25 बैच का कोई सबसे ज्यादा आवाज उठाया है तो हम आवाज उठाएं। इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि ये परीक्षा है, ये ओपन फील्ड है। जब यहाँ पे अलग राज्य वाले भी बच्चे आगे परीक्षा दे रहे हैं, तो मेरे बिहार के वो बच्चे जो 23-25 के सेशन में परीक्षा पास कर रहे हैं, तो पात्रता परीक्षा है, स्टेट की परीक्षा, तो अगर उनको अलाउ कर दिया जाए और जिस प्रकार से टीआरई 1 के अंदर में अपीयरिंग वालों को अलाउ किया गया, उसी प्रकार से टीआरई 4 में अलाउ कर दिया। आप कहेंगे काहे अलाउ कर दिया जाए? इसलिए अलाउ कर दिया जाए कि सरकार भी इस बात को जानती है और बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि अब इतनी बड़ी बहाली इसके बाद आना संभव नहीं है। आएगी बहाली, बहाली तो आती रहेगी भाई, नीतीश कुमार की सरकार है, बहाली आएगी, लेकिन बहाली में इतनी बड़ी संख्या में बहाली आना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे भी इस बात को जानते हैं, सरकार भी जानती है, उनके माता पिता अभिभावक भी जानते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हर बच्चा चाहता है कि हम लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। नौकरी तो मांग नहीं रहा है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी मांग रहा है कि भाई हमको भी बराबर का मौका मिले, हम भी परीक्षा में बैठेंगे, अगर मेरा नंबर कट ऑफ को पार होता है तो हमको नौकरी मिले, अन्यथा हमको ना मिले। एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई बच्चा अपीयरिंग अलाउ कर दिया जाए, अपीयरिंग अलाउ हो गया, बच्चा एग्जाम दिया, बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा दिया, बीपीएससी टीआरई 4 पास हो गया, लेकिन अगर वो यहां पर फेल कर गया, मान लीजिए बीएड का उसका कंप्लीशन नहीं हुआ, बीएड में कुछ दिक्कत आ गया, तो नहीं ज्वाइन करेगा, नहीं ज्वाइन करेगा, वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में थोड़ा सा दिल और बड़ा करने की आवश्यकता है। हालांकि दिल बहुत बड़ा किया इन लोगों ने, लेकिन और थोड़ा दिल बड़ा कर दे तो बिहार के बच्चों का भला हो जाएगा। सर एक प्रश्न ये आ रहा है, जो भी टीआरई 4 में यदि बात करें तो बहुत मैक्सिमम समय मिलने वाला नहीं है, कम समय में बहुत कुछ करना है, वही होगा, हड़बड़ में होगा। मई होगा तो कोशिश किया जाएगा तुरंत ज्वाइनिंग लेटर बांटे और चुनाव में तो बढ़ जाएगा, चुनाव में कूद जाए। ये सबके नियम है, क्योंकि कोई भी काम ठीक है ना भाई, मेरा ये कहना है कि जो नियम है, चुनाव है, जो है बच्चा के लिए बढ़िया हो रहा है ना, बात खत्म हो गई। तो फिर भी बच्चा के लिए बढ़िया हो रहा है तो 2 माह, 1.5 माह, 2.5 माह, 3 माह हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, उतना नहीं लगेगा। उस समय एक मान लेते हैं हम 90 दिन का, चूंकि कई सारे लोग टीआरई 1 में छठे, टीआरई 2 में छठे, टीआरई 3 में, उनके पास तो एक्सपीरियंस है। लेकिन जो इस बार एकदम न्यू कमर विद्यार्थी है, सभी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, मैक्सिमम क्या करें ताकि हमारा एक सीट रिजर्व हो जाए आपके अनुसार? क्योंकि आपने टीआरई 1 भी देखा, टीआरई 2 भी देखा और टीआरई 3 भी देखा ही नहीं, सिलेक्शन भी देखा। गांधी मैदान याद है ना? गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो याद ही होगा, है ना, सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र हम ही को मिला था। खैर सबसे ज्यादा कवर हम ही किए थे, पूरा विद्यार्थी लोग का। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए 2 तरह की चीजें हैं। एक तो बच्चे वो हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, उनको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब प्रैक्टिस में वही पुराना वाला क्वेश्चन नहीं लगाएं, प्रैक्टिस में नया क्वेश्चन का भी प्रयास करें। तो 2 विकल्प हैं, एक तो वो 10 टेस्ट सीरीज का टारगेट ले लेंगे, मुझे 10 टेस्ट लगाना है, हर टेस्ट में अगर 100 क्वेश्चन भी हैं तो 100 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, 100 वो टॉपिक कौन सा है, वो 100 टॉपिकों का नाम अपने पन्ना में लिख लिए, दूसरा में 200 गो और हुआ, तीसरा में 100 गो, ऐसे करके 1000 टॉपिक आ जाएगा। जब 1000 को एक जगह कीजिएगा तो मालूम चलेगा 300-400 टॉपिक है। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन रिवाइज कर लीजिए, वो क्वेश्चन सही गलत से मतलब नहीं है, आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। 10 टेस्ट लगाइए, मामला खत्म, नंबर 1। दूसरा, एनसीईआरटी की किताब क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक, पहले पेज में, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक प्रत्येक पेज को पेज बाय पेज, पहला पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ जाइए। सब इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सब पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है कहां से पूछ देगा। 11th-12th वाले जो विद्यार्थी हैं या जो 9th-10th वाले विद्यार्थी नहीं, जो 11th-12th वाले विद्यार्थी हैं, वो क्लास 11 और क्लास 12 की किताब को एक बार गो थ्रू कर लें। अब गो थ्रू करने से नहीं होता, जैसे किताब पन्ना खोले तो पन्ना खोलने के बाद पैराग्राफ 1 पढ़ें तो थोड़ा रुकिए। बच्चे क्या करते हैं ना, लगातार दनादन पढ़ते चले जाते हैं, वैसे मत पढ़िए, आप रुकिए और रुकने के बाद एक पैराग्राफ जब कंप्लीट हो गया तो सोचिए कि यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप भी सोच सकते हैं, आप ग्रेजुएट बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, आप सोचिए कि यहां से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, कुछ भी जबरदस्ती सोचिए, अगर कुछ नहीं पूछने लगा फिर भी सोचिए कि क्या पूछ सकता है, और जो पूछ सकता है उसका जवाब खुद से दे दीजिए। अगर आप ऐसे करके धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। और ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब पर भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है भाई। सर क्या कुछ, अगर इतना बता रहे हैं एनसीईआरटी को लेकर, यदि रूम पर रिवीजन करें, आपका ऑनलाइन जो एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, किया जाए, ये 2 काम से रिजल्ट पक्का? मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। आप सोचिए एनसीईआरटी में पूरा कवर ही हो गया, उसके अलावा टेस्ट सीरीज 10 गो लगा लिए। 10 गो टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि 10 टेस्ट सीरीज से 100 क्वेश्चन एक टेस्ट में, तो 100 को टॉपिक रिवाइज हो रहा है।
आप क्वेश्चन आपका 100 में कितना नंबर आया उसे मुझसे मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि आपके पन्ना में 100 वो टॉपिक का नाम होना चाहिए और टॉपिक बार बार पलट के कॉपी में रिवीजन कर लेना है। 10 टेस्ट लगा लीजिएगा, सिलेक्शन में बहुत अच्छा मदद मिलेगा। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। अब आप जो कमेंट करेंगे मैक्सिमम विद्यार्थी उसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनेगा। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।